चलो शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो हर लिविंग बीइंग की लाइफ का बैकबोन है, रिप्रोडक्शन। मतलब सोचो, अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही ना करे तो हम सबका एग्जिस्टेंस एक ही जनरेशन में खत्म। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, रिप्रोडक्शन खुद एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। जैसे खाना खाना, सांस लेना या एक्सक्रीट करना, वो तो डेली का काम है। पर रिप्रोडक्शन, उसके बिना भी एक ऑर्गेनिज्म चिल मार सकता है। बिल्कुल, पर फिर भी हर ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी रिप्रोडक्शन में इन्वेस्ट करता है। मतलब जिम जाने से भी ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। सोचो, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म होता और उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो शायद हम उसके बारे में कभी सुनते भी नहीं। हम किसी स्पीशीज को तभी नोटिस करते हैं जब उनकी पॉपुलेशन में धमाका होता है। और जब हम बोलते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं तो हम उनकी सिमिलैरिटी देखते हैं। मतलब एक ही ब्लूप्रिंट से निकले हैं, डीएनए। और डीएनए ही तो है जो हर जनरेशन में कॉपी होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में थोड़ा ग्लिच आ ही जाता है। हाँ, डीएनए कॉपिंग एकदम फोटोकॉपी मशीन जैसा नहीं है। थोड़ा इंक कम, थोड़ा पेज उल्टा। वैसे ही डीएनए कॉपिंग में भी छोटी मोटी वेरिएशंस आ जाती हैं। कभी कभी तो वेरिएशन इतनी बड़ी हो जाती है कि नया सेल स्टार्ट होने से पहले गेम ओवर हो जाता है। लेकिन ज्यादातर वेरिएशन सटल होती हैं और वही तो है इवोल्यूशन की शुरुआत। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस समझो। अगर एक ही टाइप के बैक्टीरिया सब जगह होते और क्लाइमेट चेंज हो जाता तो सब खत्म। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में अगर वेरिएशन है, जैसे हीट रेजिस्टेंस, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। मतलब वेरिएशन इक्वल टू इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर स्पीशीज। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के मोड्स पे। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक ही पेरेंट से नई जनरेशन आ जाती है। जैसे अमीबा बाइनरी फिजन करता है, एक सेल से दो बन जाते हैं। लीशमेनिया भी फिजन करता है पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। प्लाज्मोडियम तो मल्टीपल फिजन करता है, एक से एक साथ कई निकल आते हैं। ये तो फुल ऑन पार्टी है। यीस्ट का स्टाइल अलग है, बडिंग। मतलब पेरेंट के साइड में छोटा सा बड निकलता है, बड़ा होता है और फिर अलग हो जाता है। हाइड्रा भी बडिंग करता है। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। एक लंबी फिलामेंट टूट के छोटे पीसेस में बनती है और हर पीस नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। और प्लांट्स का तो नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ब्रायोफिल्म के लीफ के एज पे छोटे छोटे बड्स निकलते हैं, गिरते हैं और नई प्लांट बन जाती है। पोटैटो की बड से भी नई प्लांट आ सकती है। इसीलिए फार्मर्स शुगर केन, रोज, ग्रेप जैसे प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं। जल्दी रिजल्ट, सेम क्वालिटी। फंगाई का भी अपना स्वैग है, स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड पे जब फंगस लगता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोरेंजिया दिखते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स हवा में उड़ते हैं, मॉइस्ट जगह मिलते ही नई फंगस बन जाते हैं। मतलब एक ब्रेड का स्लाइस भी पूरा फंगस का नर्सरी बन सकता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लिमिटेशन है, सब ऑफस्प्रिंग एक जैसे होते हैं, वेरिएशन कम। जब एनवायरनमेंट स्टेबल हो तब तो ठीक है, पर जब सिचुएशन चेंज हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। इसमें दो इंडिविजुअल्स चाहिए, मेल और फीमेल। दोनों के डीएनए मिक्स होते हैं और नया कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब हर जनरेशन में नई रेसिपी। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन स्टेज है फ्लावर। फ्लावर के अंदर स्टेमन जो मेल पार्ट है वो पोलन ग्रेन्स बनाता है और पिस्टल जो फीमेल पार्ट है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रखता है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, ट्यूब बनाता है और स्पर्म सेल ओव्यूल तक पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो एम्ब्रियो बन जाता है। ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट। मतलब हर आम के अंदर एक नई प्लांट का फ्यूचर छुपा होता है। अब ह्यूमंस की बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में धमाका होता है। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और बॉयज में फेशियल हेयर, वॉइस चेंज और ग्रोथ स्पर्ट आता है। ये सब हार्मोन्स का खेल है। टेस्टोस्टेरोन बॉयज में, ईस्ट्रोजन गर्ल्स में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज स्पर्म बनाते हैं, वैस डिफरेंस से स्पर्म यूरेथ्रा तक जाता है और सीमेन बनाने में प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल हेल्प करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज एग बनाती हैं, फेलोपियन ट्यूब से एग यूट्रस तक जाता है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में होता है, फिर जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। एक और एथिकल एंगल है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इंडिया में फीमेल फर्टिसाइड की वजह से सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए लॉ ने प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बैन कर दिया है। हेल्दी सोसाइटी के लिए जेंडर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है।
पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक मेजर कंसर्न है, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन साइज नहीं बल्कि इनइक्वालिटी भी लिविंग स्टैंडर्ड्स को अफेक्ट करती है। तो एजुकेशन और अवेयरनेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्ट्रसेप्शन। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए नहीं, स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए है। डीएनए कॉपिंग में वेरिएशन आता है जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट से वेरिएशन आता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एथिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल, प्यूबर्टी में गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है और क्या कॉपर टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। और एक बोनस, लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना मत भूलना। प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आता ही आता है। और हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है यीस्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस नहीं होता। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एडवांटेज है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बस आज के लिए इतना ही। रिप्रोडक्शन बोरिंग नहीं, एकदम माइंड ब्लोइंग टॉपिक है। हर ऑर्गेनिज्म की स्टोरी इसी से शुरू होती है। नेक्स्ट टाइम जब ब्रेड पे फंगस देखो या गार्डन में नई प्लांट उगती देखो तो सोचो कितनी अमेजिंग है नेचर की रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी। और अगर कोई पूछे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो कॉन्फिडेंटली बता देना, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक सब आता है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और लाइफ में भी। कीप रिप्रोड्यूसिंग नॉलेज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्यूरियस रहो, पढ़ते रहो और नेचर की मैजिक को अप्रिशिएट करते रहो। And don't forget like, share and subscribe.